पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। बता दें, आज के हमारे इस अंक में हम आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स लेकर आए हैं: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से क्या कुछ जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। खरीफ में हमारे किसान कौन सी फसलें लगा सकते हैं, और साथ ही जिन किसानों ने अभी तक धान नहीं लगाई है उनके लिए कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे जो अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि बरसात बहुत से क्षेत्रों में जो औसत अनुमान से अधिक बरसात हुई है, कुछ क्षेत्रों में अभी तक भी सूखे की स्थिति है। तो उसमें किसान भाई किस तरह से अपनी विभिन्न खेती की गतिविधियों को जारी रखें। तो इसमें एक तो सबसे पहले तो जो हमने अभी बोया है उसको बचाना है, और आप सभी देख रहे हैं कि काफ़ी क्षेत्रों में बरसात काफ़ी अधिक हो रही है, जल भराव की स्थिति है। तो चाहे धान हो, चाहे दलहनें हो, चाहे तिलहन हो, जो भी फसल आपने लगाई है तो उसको बचाना है। तो उसमें निश्चित रूप से आपको जल भराव नहीं होने देना है, और किसी भी तरह से किसी ड्रेन के द्वारा या पंप सेट आदि से भी अगर कुछ जल की निकासी करनी है तो किसान भाई अपनी फसल में अधिक समय तक जल नहीं भरने दें, ताकि वो अपनी फसल को बचा सके। दूसरा, जो फसलें जहाँ पे ठीक ठाक है, बहुत अधिक जल भराव नहीं है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बरसाती मौसम में खरपतवारों की बहुत भारी समस्या आती है, और हम बरसात के मौसम में कई बार नहीं ध्यान दे पाते और खरपतवार इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि हमारी फसल दब जाती है, और जब तक हम उसकी निकालने की कोशिश करते हैं तब तक फसल काफ़ी कमज़ोर और वो ऊपर उठने लायक नहीं रहती। तो एक सलाह ये दी जाती है कि आप इस मौसम में भी, जब भी आपका खेत बत्र में हो, खुरपी या कसोला चलाने की अवस्था में हो, और कुछ भी नहीं तो चाहे हाथ से भी निकालने का, जैसे बहुत से इसमें खरपतवार होते हैं खरीफ फसलों में जो हाथ से भी बड़ी हो जाते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जब भी समय लगे तो खरपतवारों को निकालें, क्योंकि ये हमारे खेत में जो हमारी फसलों का जो भी पोषण तत्व है उनका बंटवारा करते हैं। उनको ढंग से हवा और जो सूर्य की रोशनी भी नहीं मिल पाती है, जिससे कि बीमारी और कीड़े भी पनपते हैं, और जो उसको वैसे नुकसान करते हैं वो तो अलग है। तो ये दूसरा एक ध्यान रखना है। तीसरा, जिन किसान भाइयों ने अभी बिजाई नहीं की है, जैसे धान में ज़्यादातर रुपाई पूरी हो गई है, लेकिन जैसे कि आप देखते हैं मूंग का कुछ क्षेत्र है, उड़द का क्षेत्र है, तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, और विभिन्न फसलें हैं जैसे जो भी ज़्यादातर ऑयल सीड की और पल्सीज की हैं, तो उसमें किसान भाई ध्यान, मक्का है, तो यही ध्यान रखें कि जो अभी, क्योंकि थोड़ा सा अभी तक तो जो मौसम था वो समय पर है, लेकिन अब अगर अगले हफ्ते तक और कुछ ज़्यादा समय लगता है खेत को या तो बत्तर आने में जहाँ पानी का जल भराव है, या आपका जो खेत जो अभी बारिश ही नहीं हुई है, अभी आशा कर रहे हैं कि मौसम विभाग बार बार बताते हैं कि बरसात आएगी, तो उस अवस्था में किसान भाई कोशिश ये करें कि कम अवधि की किस्में चुनें। जैसे कि किसी भी फसल में, हम सभी फसलों में अभी हमने जो अनुसंधान के द्वारा कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में जो हैं वो तैयार की हैं, जो कि अधिक जल भराव के लिए या अधिक सूखा के लिए, सैलिनिटी की कंडीशन हो, या जैसे सर्दियों में अभी तो पाला आदि की समस्या नहीं आती है, तो उन परिस्थितियों के लिए भी, जैसे सूखा जल भराव के लिए किस्में हैं, सभी फसलों में किस्में हैं। तो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या जो भी हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारीगण हैं उनसे संपर्क करके उन्हीं किस्मों का बीज ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करें, ताकि किसान भाइयों को अच्छी उपज उससे मिल सके। क्योंकि थोड़ा सा समय कम रहेगा तो उसमें कम अवधि की किस्में निश्चित रूप से लाभदायक रहेंगी।
तीसरा जो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हम 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जो मिलेट्स हम कहते हैं, या जो पहले मोटा अनाज कहते थे लेकिन अभी उनको श्री अन्न का नाम दिया गया है। तो उसमें किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें, और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये फसलें आमतौर पर बहुत ही कम उपजाऊ भूमि में, जहाँ पे जल की वो उपलब्धता कम हो, और जो इनका जो पोषक तत्व हैं वो भी अच्छे हैं, मिट्टी पे कोई कुप्रभाव नहीं डालती, कोई बीमारी कीड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा दवा आदि का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, तो एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है, हमारी सेहत के लिए भी सेफ है। और जहाँ कोई भी फसल बहुत अधिक तापमान 50 डिग्री तक भी रहता है जो नहीं हो पाती, तो ये जो श्री अन्न की हमारी 9 किस्में हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कुटकी है, आपका जो कोदो है, चना है, सवा है, ब्राउन टॉप मिलेट्स है, तो इनको निश्चित रूप से किसान भाई लें। जहाँ तक इनके बीज की उपलब्धता की बात है, तो इस वर्ष हमने पूरी व्यवस्था की है, भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने और ICAR के सभी संस्थानों ने भी, कि इनका बीज किसानों को उनके क्षेत्रों में उपलब्ध हो। तो जो पिछले वर्ष के आंकड़ों और जितना ये क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 5.25 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता थी, हमने 8 लाख क्विंटल से भी अधिक का गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराया है। तो आप अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्रों से, राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों से, ICAR के विभिन्न संस्थानों से, हमारा नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, राज्य के बीज निगम है, कृषि विभाग है, और जो प्राइवेट कंपनीज भी, जैसे आप देखते हो कि मक्का में, ज्वार में, बाजरा में बहुत अच्छे हाइब्रिड प्राइवेट कंपनी के भी हैं, जो इसमें आप कोशिश करें कि उसमें आप उन्नत और अधिक उत्पादकता वाली किस्मों को लें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल हम श्री अन्न के उस पर बढ़ाएं, ताकि जो हमारा एक लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमें श्री अन्न को हर थाली में पूरे विश्व में पहुंचाना है, और जो हमारी पोषण सुरक्षा उसको सुनिश्चित करना है। तो इस अभियान में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हमारे सभी जो कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी का जो अन्न, श्री अन्न, वो मिल सके, ताकि जो वातावरण भी सही रहे और हमारी सेहत भी ठीक रहे। धन्यवाद। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कैसे कर सकते हैं आप डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग बहुत ही मुनाफेदार व्यवसाय है, बशर्ते इसे सही तरीके से, पूरी योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। तो कैसे आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम है तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पाले, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दे, और तीसरे उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही है, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं है, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाए तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा ले, बीमारियों के बारे में पूछ ले और उसके थन वगैरह चेक कर ले। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुने जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सके। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में
1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 18 से 20 माह में वयस्क हो जाती है। यह औसतन 14 से 15 माह के अंतराल पर बच्चा देती है। वैसे आप चाहे तो 12 महीने में भी बच्चा ले सकते हैं। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इनके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बताएं कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है।
क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज हम आपको लेकर चलेंगे पंजाब, जहां पर सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रहे हमारे सफल किसान रवदीप सिंह से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब इन्होंने जैविक खेती को चुना है और इससे अच्छा मुनाफा भी हासिल कर रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर, आइए इन्हीं से जानें। आज बात एक ऐसे ही किसान रवदीप सिंह की करते हैं, जो पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान हैं, जिन्होंने अपने फार्म पर रसायनों का इस्तेमाल न करके 11 साल से जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है, जिससे वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 2009 में मेरे मदर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो वहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। उससे पहले मैं केमिकल फार्मर ही था, सब्जियों की खेती करता था और काफ़ी केमिकल यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो मेरे को लगा कि यार जो हम खा रहे हैं तो वो तो सबसे पहले हमारे घर में ही हमें नुकसान दे रहा है। तो वहाँ से मेरी सोच थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2011 में मैंने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे शुरू की। तो शुरुआत में मैं बासमती और गेहूं की फसल करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रहा था ये बातें, कुछ खेती विरासत मिशन जो NGO है उसके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग्स की। KVK के साथ एक यहाँ हंडिया में एक ट्रेनिंग वहाँ पे भी लगाई थी। तो मेन बात जो सीखने में आई वो थी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब पिछले 4-5 साल से मैंने बासमती की खेती तो बंद कर दी है और पूरा एक जो कहेंगे कि मिक्स्ड क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो शुरू किया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास मेरे खेतों में पूरे साल में 40 के आसपास फसलें होती हैं, जिसमें इस वक्त गेहूं, सरसों, अलसी, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं और दालें भी हैं। तो वो सारी फसलें सारा साल लगभग चलती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अगर 1 या 2 फसल की जगह पर मिश्रित खेती को अपना ले, जिसमें मुख्य फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दलहनी फसलें लगाई जाती है, तो किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी सोच को अपनाकर रवदीप सिंह भी अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनके खेत में लगभग 40 तरह की फसलें लगी हुई है, जैसे गेहूं, अलसी, सरसों, दलहनी फसलें, सब्जियां और फल। इन सभी फसलों की खेती रवदीप सिंह जैविक पद्धति द्वारा ही करते हैं। इस जो खेती से जो हमें उपज होती है, हमारी वो 3 तरह की मार्केट है जिसको हम कवर करते हैं। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर से, हमारे खेत से ही बिकती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसे गेहूं है या सरसों वगैरह, अलसी वगैरह। दूसरा सामान हम शनिवार को यानी हफ्ते में एक दिन बरनाला शहर में, हमारा यहाँ शहर है पास में, उसमें हम एक दिन की फार्मर्स मार्केट लगाते हैं। उसमें हमारी सारी सब्जियां, फल, जो भी हमारा मतलब सामान होता है रिटेल वाला, वो वहाँ बिकता है। और तीसरी मार्केट हम जो जनरल मार्केट है, आम मंडी है जो अपनी शहर की, हम उसे कवर करते हैं, जो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों। तो हम तीनों तरह की मंडी को लेके चलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बाकी जो आज से 10 साल पहले जो हमारा खर्चा था लेबर का, जो काफ़ी ज़्यादा था और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जो है कि इस वक्त हमारा खर्चा काफ़ी डाउन आ गया है और फसलें जो हैं वो पहले से ज़्यादा, पैदावार भी अब अच्छी हो गई है 10-11 साल में। तो अभी हमारी आमदन बढ़ी है और थोड़े खर्चे कम हुए हैं। रवदीप सिंह की कड़ी मेहनत और जैविक विधि की तरफ रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के वैज्ञानिक भी इनके संपर्क में आए
उनका मकसद रवदीप को जैविक पद्धति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था। साथ ही रवदीप को मिश्रित खेती के बारे में जानकारी देना भी था। पढ़े लिखे होने के कारण रवदीप सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और आज वे विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त हुए तमाम जानकारियां हासिल कर जैविक पद्धति को अपनाकर अपने फार्म पर खेती कर रहे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। देश भर में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को इसकी ओर प्रेरित करने के लिए, उनका रुझान इसकी खेती की ओर बढ़ाने के लिए कई तरह की सहूलियतें इस मिशन के तहत दी जा रही हैं। सब्सिडी दी जा रही है, साथ ही साथ बता दें आपको कि पौध भी उपलब्ध करवाई जा रही है। क्या है ये मिशन, आइए विस्तार से आपको बताएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के जरिए। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहाँ बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने
फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जयपाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल ID है krushidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।